हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। हम आपको बताने वाले हैं 2024 का आपका ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो 12 फरवरी 2024 को हुआ था। ये हमारा वीडियो का पार्ट 4 होने वाला है। देखिए, पार्ट 1 में हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिए, पार्ट 2 में हमारा 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन क्लियर कर दिए, पार्ट 3 में हमारा 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। आज हमारा 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बताने वाले हैं जो 2024 बोर्ड एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाएगा 2025 बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन को आपको कम ध्यान देना है और बाकी सब क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मोस्ट जो आपको रिपीटेड क्वेश्चन है 2024 वाला कम ही चांस है, जो 2025 में आने का कम चांसेस रहता है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। अगर 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर वीडियो नहीं देखें तो आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख लीजिएगा। चलिए आज देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर 52 तक हम लोग लास्ट आज करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला 47 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त में वर्णन बताइए। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछ चुका है। तो देखिए, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया, देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या, प्रसा ने राष्ट्र एकीकरण के इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला तथा इसे एक नई दिशा प्रदान की। दूसरा क्या पॉइंट लिखेंगे, प्रसा का प्रमुख मंत्री ओटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का क्या था, मेन था, जनक था, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की सहायता ली। 7 वर्ष में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में प्रसा को विजय प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, 18 जनवरी 1871 को वर्साय में एक हुए समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, कृषि की विशेषताओं पर प्रकाश भी डालिए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर कृषि का महत्व देखते हैं, जो 5 नंबर में पूछा गया था। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कहा गया। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे मेन जो आपको आधार है तो बोलिएगा हम लोग कृषि है, क्योंकि 67% जो जनसंख्या है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप पर कृषि पर ही डिपेंडेंट है। आगे यदि हम लोग देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट क्या बोला, इससे उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, कृषि उत्पादकों का निर्यात करके भारत विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। चौथा, राष्ट्रीय आय में इसका 29% योगदान है और यह हमारी 127 मिलियन जनसंख्या को भोजन प्रदान करता है कृषि के द्वारा। अब कृषि की विशेषता क्या है, तो देखिए कृषि की विशेषता लिखेंगे, यह देश के आर्थिक जीवन का प्राण मान लीजिए। भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका कृषि पर आधारित है। मतलब 3 हिस्सा में अगर बोला जाए तो 2 हिस्सा जीविका कृषि पर आधारित है। यहाँ की कृषि मुख्यतः मानसून पर ही डिपेंडेंट करता है। आगे देखते हैं, यहाँ गहन जीवन निर्वाह कृषि की प्रधानता है। हमने जो अपने जीवन जीने के लिए कृषि का ही काम किया था। व्यावसायिक फसलों के उत्पादन पर बल दिया जा रहा है। अधिक उत्पादन के लिए HYV बीज हो गया, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई, कृषि उपकरणों आदि के उपयोग में वृद्धि होती जा रही है, ठीक है। आगे यदि हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, दबाव समूह और राजनीतिक दलों में आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है, वर्णन कीजिए। तो दबाव समूह दल या राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते हैं, लेकिन वे चुनावों के समय तथा चुनावों के बाद राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं। दबाव समूह राजनीतिक दलों के माध्यम से ही अपनी मांगें मनवाने की कोशिश करते हैं। दबाव समूह राजनीतिक दल के बीच का रिश्ता का कई रूप धारण कर सकता है। पहला, कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए होते हैं अथवा उनका नेतृत्व राजनीतिक दलों के नेता करते हैं। आगे देखिए बोल रहा है कुछ दबाव सामूहिक राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में काम करते हैं। जैसे भारत में अधिकतर मजदूर संगठन और छात्र संगठन या तो बड़े राजनीतिक दलों द्वारा बनाए जाते हैं या उनसे संबंधित होते हैं। आगे देखिए दबाव क्या है, तो समूह चुनावों के समय राजनीतिक दलों की आर्थिक मदद करते हैं तथा इस मदद के बदले चुनावों के बाद या वह राजनीतिक दल सरकार में आता है तो उस पर यह दबाव डालकर अपने हितों की पूर्ति के लिए नीतियां बनवाते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल, दबाव समूह दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। आगे देखते हैं, अधिकांशतः दबाव समूहों का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। दोनों परस्पर विरोधी पक्ष लेते हैं, फिर भी उनके बीच
संवाद कायम रहता है और सुलह की बातचीत चलती रहती है। राजनीतिक दलों के अधिकतर नए नेता दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह में आते हैं। आगे देखिए, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो पूछ चुका है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है, क्या आप इससे सहमत है? तो बोलेंगे नहीं। देखिए, तृतीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को क्या करता है, मदद करता है। तो तृतीय क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ये हम बोल सकते हैं कि भैया तृतीय क्षेत्र महत्वपूर्ण है। मैं उपयुक्त कथन से सहमत नहीं हूँ। ये क्या बोलना चाहता है, तृतीय क्षेत्र महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि तृतीय क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में किसी वस्तु को उत्पादन करते हैं और द्वितीय क्षेत्र में क्या करते हैं, उत्पादित जो मान लीजिए सर यहाँ पर हमारा कृषि हो गया, कोई फसल हो गया, जैसे गेहूं हो गया, प्राथमिक क्षेत्र। गेहूं से हम लोग क्या मशीन के द्वारा हम लोग क्या बना रहे हैं, फैक्ट्री के द्वारा हम लोग किस में बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं। बिस्कुट हम लोग को क्या करेंगे, बेचेंगे, तो उसके लिए हम लोग तृतीय क्षेत्र जरूरी है, इसलिए तृतीय क्षेत्र महत्वपूर्ण है। मैं उपयुक्त कथन से सहमत नहीं हूँ क्योंकि ये गतिविधियाँ प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करता है। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को मदद करता है। ये गतिविधियाँ स्वतः वस्तुओं को उत्पादन नहीं करता है। तृतीय क्षेत्र का काम वस्तुओं को उत्पादन करना नहीं है, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान सहयोग या मदद करना है। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रक या ट्रेनों द्वारा परिवहन की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों तक भंडारित करने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करते हैं, तो ये भी हमारा तृतीय क्रियाकलाप में आ जाएगा। पत्राचार, बैंकों से कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ता है, तो ये सब हमारा क्या तृतीय क्रियाकलाप में आ जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 51 क्या बोल रहा है, G77 क्या है? G77 को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा राजधानी की प्रतिक्रिया किस आधार पर कहा जा सकता है, व्याख्या करिए। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है उतना। G77 विकासशील देशों का संगठन है। ये मुख्यतः एशिया और अफ्रीका में 9 स्वतंत्र राष्ट्र है। इसमें मुख्यतः 20वीं शताब्दी के अंतिम 5-6 दशकों में साम्राज्यवादी देशों से मुक्ति मिली थी। आगे यहाँ पर देखिए, बोला ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक विश्व बैंक की स्थापना की गई। इन दो संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाता है। इसका उद्देश्य है सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटना, द्वितीय विश्व युद्ध के पुनर्निर्माण के लिए पैसा जुटाना था। इन संस्थाओं ने औपचारिक रूप से 1947 में काम करना स्टार्ट कर दिया गया था। आगे देखिए, इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में पश्चिम के औद्योगिक राष्ट्रों तथा जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि के नए मार्ग खुल गए। 1950 से 70 के बीच विश्व व्यापार के वार्षिक विकास दर 8% से भी अधिक रही। इस दौरान विश्व की आय में लगभग 5% की दर से वृद्धि होती रही। विकास दर में बहुत कम उतार चढ़ाव आए। इस अवधि में अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोजगारी औसत रूप में 5% से भी कम रही। इसके अतिरिक्त तकनीक और उद्यम का विश्वव्यापी प्रसार हुआ। ये लक्षण लगभग विकसित देशों में दिखाई देने को मिलता था। आगे देखिए, बोल रहा दूसरी ओर विकासशील देश विकसित देशों के बराबर पहुंचने का हर संभव प्रयास करते थे। इसलिए उन्होंने आधुनिक तकनीक के चलने वाले संयंत्रों और उपकरणों के आयात पर अत्यधिक पूंजी व्यय की, परंतु उन्हें पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के तेज प्रगति में कोई लाभ नहीं हुआ। अतः उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की आवाज़ उठाई, जिसको हम लोग NIEO के से उनका अभिप्राय है कि ऐसी व्यवस्था से है जिन्हें औपनिवेशिक शक्तियों के शोषण से मुक्ति मिले, अपने संसाधनों पर सच्चे अर्थों में उनका नियंत्रण स्थापित हो सके, उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, उन्हें कच्चे माल के रूप में उचित दाम मिले और वे अपने तैयार माल को विकसित देशों के बाज़ारों में बेच सके। अपने लक्ष्य को पाने के लिए विकासशील राष्ट्र G77 के रूप में संगठित हो गए। इसी आधार पर G77 ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जाता है। आगे देखिए, एक आपको मैपिंग क्वेश्चन है, दिए गए भारत में मानचित्र पर गन्ना, चाय, कहवा, रबर और तंबाकू के उत्पादक क्षेत्र को दर्शाइए। देखिए, यहाँ पर जिस तरह ये जो आपको सिंबल दिया है, तो यहाँ क्या होगा, गन्ना उत्पादक क्षेत्र, ये जो सिंबल है चाय उत्पादक क्षेत्र, ये जो सिंबल है कहवा उत्पादक क्षेत्र, ये जो सिंबल है रबर उत्पादक क्षेत्र, और ये जो सिंबल है तंबाकू उत्पादक क्षेत्र। अब देखिए, यहाँ पर सब चीज़ यहाँ दिखाया गया। देखिए, इस जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या गन्ना उत्पादक क्षेत्र हो जाएगा। आगे अगर देखिएगा चाय उत्पादक क्षेत्र, देखिए यहाँ पर चाय उत्पादक क्षेत्र हो जाएगा। आगे अगर देखिए कहवा उत्पादक क्षेत्र अगर देखा जाए, तो देखिएगा आपको एरिया कहवा उत्पादक क्षेत्र हो जाएगा। रबर उत्पादक क्षेत्र अगर बोला जाए
तो देखिए ये वाला जो आपका एरिया है रबर उत्पादक क्षेत्र हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए तंबाकू उत्पादक क्षेत्र अगर देखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तंबाकू उत्पादक क्षेत्र कहला जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा ख़त्म हो गया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।